प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हो कि हम अध्ययन कर रहे थे जो सेकंड ईयर है उसका इतिहास द्वितीय पेपर जिसका नाम है राजस्थान के इतिहास का सर्वेक्षण। उसमें हमने 2 यूनिट्स पढ़ी थी। आज हम उसके आगे अध्ययन करने जा रहे हैं और आज का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है राजपूत राज्यों की मुगलों के प्रति सहयोग और प्रतिरोध की नीति। इनकी जो मुगल है यहाँ पे 1526 ईस्वी में और 1707 तक उन्होंने शासन किया, तो उसके प्रति भारतीय जो राज्य थे, भारत के जो राजस्थान राज्य था, राजस्थान में जो राजपूत शासक थे, उन राजपूत शासकों ने, कई सारे शासक ऐसे थे जिन्होंने, कई सारे क्या बहुत सारे, जिन्होंने मुगलों का सहयोग किया और कुछ एक शासक ऐसे थे जिन्होंने मुगलों से संघर्ष किया। तो उसी का ही हम अध्ययन करेंगे कि कौन से शासकों ने तो मुगलों का सहयोग किया और कौन से शासकों ने उनसे संघर्ष किया। तो सबसे पहले हम जानते हैं सहयोग के बारे में। राजपूत शासकों द्वारा मुगलों का सहयोग, और इसमें सबसे पहले नंबर पर या सबसे पहले जो आता है वो है आमेर के शासक मानसिंह द्वारा मुगल सहयोग। ये था आमेर का शासक मानसिंह। हालांकि इसके जो दादा थे बिहारीमल, जिसे भारमल के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने मुगल शासक अकबर की अधीनता स्वीकार की 1562 में, और इसके बाद में उसका जो पोता था मानसिंह, वो मुगल सेवा में चला गया और अकबर की उसने बहुत अधिक मदद की है। मान लीजिए कि अकबर का जो साम्राज्य विस्तार हुआ था लगभग संपूर्ण भारत और पाकिस्तान में, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान था विस्तार में वो आमेर के शासक, जो बाद में शासक बनता है मानसिंह आमेर का, उसका योगदान था। और उसमें हम आमेर का शासक जो मानसिंह है उसका एक एक करते हुए हम यहाँ पे अध्ययन करते हैं। तो इसको मैं सबसे पहले सर्वप्रथम लिख देता हूं इस शीर्षक को, मानसिंह द्वारा मुगल सहयोग। पहला जो उपलब्धि हासिल की, अकबर की जो मदद है, अकबर और जहांगीर के समय इसने मदद की। तो पहला है सुरजनहाड़ा को अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य करना। सुरजनहाड़ा रणथंभौर का शासक था और इसने क्या किया, 1569 ईस्वी में अकबर से संघर्ष या अकबर का जो प्रतिरोध है वो प्रारंभ किया। अकबर ने मानसिंह को अपना सेनानायक बना करके और उसका दमन करने के लिए भेजा, और जब ये मानसिंह पहुंचता है तो उससे सुरजनहाड़ा को बहला फुसला करके और अंततः इस निष्कर्ष पर उसको मना लेता है कि वो सुरजनहाड़ा अकबर की अधीनता मानने के लिए स्वीकार हो गया। तो अंततः बिना संघर्ष के यहाँ पे जो सुरजनहाड़ा है या रणथंभौर है, इसके ऊपर जो अकबर है उसका अधिकार हो जाता है और अकबर इसको इसका राज्य वापस लौटा देता है और बस ये अकबर को प्रतिवर्ष कर देना शुरू कर देता है। नेक्स्ट है डूंगरपुर पर अधिकार। अकबर ने मानसिंह को 1572 ईस्वी में डूंगरपुर पर आक्रमण करने के लिए भेजता है। और उस समय डूंगरपुर का शासक था रावल आस्करण। मानसिंह और आस्करण का संघर्ष होता है
और अंततः 1572 में डूंगरपुर पर भी मानसिंह है उसकी विजय हो गई। डूंगरपुर भी अकबर के राज्य में शामिल हो गया। नेक्स्ट है हल्दी घाटी का युद्ध। ईस्वी। ये जो युद्ध है हल्दी घाटी का, ये मान लीजिए कि विश्व प्रसिद्ध युद्ध है और इस शासक ने, मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता मानने से अस्वीकार कर दिया। अकबर ने 4 प्रतिनिधियों को यहाँ पे भेजा अपना अधिकार इस पे करने के लिए, अपने ये मान लीजिए कि अधीनता स्वीकार करवाने के लिए प्रताप को, जिसमें सबसे पहले जलाल खां को, फिर मानसिंह को, फिर भारमल को और उसके बाद में टोडरमल को। इसमें प्रताप ने एक भी बार अकबर की अधीनता मानने से अस्वीकार किया, लेकिन 1576 ईस्वी में अकबर प्रताप पर अपना अधिकार करने के लिए, इसको पराजित करने के लिए मानसिंह को अपनी सेना का नेतृत्व सौंपता और विशाल सेना सहित मानसिंह महाराणा प्रताप से संघर्ष करने के लिए पहुंच गया। हल्दी घाटी के प्रसिद्ध स्थान पर इन दोनों का युद्ध होता है और अंततः मानसिंह है वो प्रताप को युद्ध भूमि छोड़ करके भाग जाने के लिए विवश करता है। तो एक प्रकार से ये भी मानसिंह की एक सफलता ही थी कि महाराणा प्रताप युद्ध भूमि छोड़ करके चले गए। हालांकि बाद में अकबर इस घटना पर, जब मानसिंह प्रताप को पकड़ नहीं पाता है, तो इसे अकबर नाराज भी हुआ। नेक्स्ट है उत्तर पश्चिम में विद्रोह का दमन। उत्तर पश्चिम भारत में विद्रोह का दमन, और इसमें 1581 ईस्वी के लगभग उत्तर पश्चिम भारत में अकबर का ही भाई था, सगा नहीं, चचेरा वचेरा भाई, इस तरह से, तो उसमें मिर्जा हाकिम, उसने यहाँ पे काबुल में विद्रोह कर दिया। तो इस विद्रोह का दमन करने के लिए अकबर है वो मानसिंह को भेजता है सेना सहित, और यहाँ पे मिर्जा हाकिम और मानसिंह में संघर्ष होता है और अंततः उस संघर्ष में मिर्जा हाकिम है उसको पराजय का सामना करना पड़ा। और इस उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर, काबुल कंधार के क्षेत्र पर भी अकबर का अधिकार हो गया है, पूर्ण रूप से नहीं, अपूर्ण रूप से। या फिर ये भी मान सकते हैं हम कि मिर्जा हाकिम का जो प्रदेश था वो अकबर के साम्राज्य में शामिल हो गया। नेक्स्ट है काबुल का सूबेदार। जब 1581 में इस मिर्जा हाकिम के विद्रोह का दमन किया मानसिंह ने, उसके बाद अकबर ने इस काबुल प्रदेश का जो सूबेदार होता है वो मानसिंह को नियुक्त कर दिया, और यहाँ का सूबेदार मानसिंह है 1582 से 87 ईस्वी तक रहा। इन 5 सालों में यहाँ पे सूबेदार के पद पर रहते हुए यहाँ पे जो विद्रोही थे, जिसमें रोशनी थे, यूसुफ जई थे, आफरीदी थे, उन जातियों का, विद्रोही जातियों का पूर्ण रूप से दमन करते हुए और इस काबुल क्षेत्र में शांति व्यवस्था उसने स्थापित की, यानी कि पूरा क्षेत्र अकबर के अधीन ले आया वो। नेक्स्ट है बिहार का सूबेदार। बाद में अकबर ने मानसिंह को बिहार पर अधिकार करने के लिए भेजा और फिर यहाँ का सूबेदार नियुक्त किया 1887 ईस्वी के 1587 ईस्वी के लगभग। बिहार, बंगाल, इन क्षेत्रों पर भी, ओडिशा, इनके ऊपर भी अधिकार किया। इससे खुश होकर के अकबर ने मानसिंह को राजा की उपाधि प्रदान की तथा 500 का मनसब उसको प्रदान किया। इसके बाद यहाँ पे
उड़ीसा एवं बंगाल विजय। इसी क्रम में इसी के आगे मानसिंह ने बंगाल और उड़ीसा पर भी विजय प्राप्त की और उसको भी अकबर के साम्राज्य में शामिल किया। और उसके बाद में सबसे अंत में है दक्षिण अभियान और मानसिंह। जब यहां पे सफलता प्राप्त हो गई, उत्तर पश्चिम भारत अकबर के अधीन आ गया, पूर्वी भारत अकबर के अधीन आ गया। इसके बाद में अकबर ने मानसिंह को दक्षिण भारत में अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया और इस दक्षिण भारत को जीतने के लिए मानसिंह को भेजा। शहजादे जो थे इनके दानियल वगैरह, उनकी मदद के लिए और साम्राज्य विस्तार के लिए। अंततः मानसिंह दक्षिण भारत में जाता है तो उचित तालमेल जो शहजादों के साथ नहीं बैठा पाता है और इस मानसिंह को पूर्ण जो सेना होनी चाहिए थी, जितनी आवश्यक सेना होनी चाहिए थी, आवश्यक संसाधन होने चाहिए थे, वो भी मानसिंह को उपलब्ध नहीं करवाए गए जहांगीर के द्वारा। और अंततः इन कठिन परिस्थितियों से जूझते हुए दक्षिण भारत में ही मानसिंह की मृत्यु हो गई। तो यह था मानसिंह का मुगलों को योगदान, काबुल से लेकर के दक्षिण भारत और पूर्व में बंगाल तक ये जो साम्राज्य विस्तार हुआ मुगलों का, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान है वो मानसिंह का रहा, जो अपने राजस्थान आमेर का ही शासक था। नेक्स्ट जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं वो है बीकानेर के राय सिंह द्वारा अकबर की मदद करना या अकबर का सहयोग करना। राय सिंह द्वारा मुगल सहयोग, और राय सिंह है ये बीकानेर का शासक था। इसने किस प्रकार से इसकी अकबर की मदद की, साम्राज्य विस्तार में मदद की, तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे मारवाड़ के सूबेदार के रूप में। मारवाड़ वर्तमान जोधपुर, नागौर, बीकानेर, ये वाला प्रदेश। 1570 ईस्वी में ये भी क्या था, इसने भी अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, बीकानेर ने भी। तो फिर ये राय सिंह है, राय सिंह ने अकबर की मदद की 1570 में और इस समय मारवाड़ का सूबेदार नियुक्त किया और यहाँ पे शांति व्यवस्था इस राय सिंह ने स्थापित की। नेक्स्ट जो उपलब्धि है इसकी वो ये है कि मिर्जा बंधुओं का दमन या इब्राहिम मिर्जा का दमन। पंद्रह सौ 73 में मालवा का शासक था इब्राहिम मिर्जा, अफगानी था और इसने अकबर से विद्रोह करते हुए अपना संघर्ष प्रारंभ कर दिया। तो यहाँ पे इसको राय सिंह को ही मुगल सेना का नेतृत्व सौंपा गया और राय सिंह ने अभूतपूर्व जो सैनिक उपलब्धि होती है, सैनिक योग्यता होती है, उसका परिचय देते हुए और इस इब्राहिम मिर्जा का दमन किया और मालवा पर अधिकार हो गया अकबर का। नेक्स्ट है राय सिंह का गुजरात अभियान। इसमें क्या है कि यहाँ पे गुजरात का जब अभियान किया गया तो यहाँ पे हुसैन मिर्जा था, उसने विद्रोह कर दिया और उसका दमन करने के लिए 1573 ईस्वी में अकबर के साथ ही राय सिंह गया। अकबर ने जब सेना का नेतृत्व किया गुजरात विजय के दौरान, उसी समय राय सिंह को भी अपना सहयोगी नियुक्त कर लिया और यहाँ पे गुजरात से संघर्ष में
राय सिंह ने अभूतपूर्व शौर्य का परिचय दिया, जिससे खुश होकर के अकबर ने इसका जो मनसब है उसमें बढ़ोतरी की थी। नेक्स्ट है चंद्रसेन के विरुद्ध अभियान। चंद्रसेन जो कि मारवाड़ का शासक था 1574 ईस्वी में, जब इसके विरुद्ध राय सिंह को भेजा गया, ये भी दूसरा प्रताप ही था मारवाड़ का, या मारवाड़ का प्रताप भी इसको कहा जाता है। लेकिन राय सिंह संघर्ष में इसको चंद्रसेन को पकड़ नहीं पाया और चंद्रसेन बाड़मेर की तरफ रवाना हो गया। हालांकि उसका जो भतीजा था कल्ला, उसको पकड़ लिया और उसको मुगल सेवा में भेज दिया गया। चंद्रसेन का भतीजा कल्ला वो इस राय सिंह के अधिकार में आ गया। नेक्स्ट है देवड़ा सुल्तान का दमन। देवड़ा सुल्तान का दमन किस प्रकार से किया? ये जो शासक था देवड़ा सुल्तान, ये सिरोही का शासक था। ताज खां जालौर। तो इसमें क्या होता है कि इन दोनों का पहले तो सिरोही के ऊपर अधिकार करता है राय सिंह, और सिरोही के ऊपर अधिकार करते हुए उसके बाद में जालौर अभियान किया जाता है राय सिंह के द्वारा, और जालौर में ताज खां का दमन करते हुए उसको पराजित करते हुए और इस पर अधिकार किया गया। नेक्स्ट है राय सिंह काबुल कंधार में। जब अकबर काबुल और कंधार उत्तर पश्चिम की ओर अपना अभियान अपने प्रतिनिधियों के द्वारा जारी रखे हुए थे 1581 ईस्वी में, वही मिर्जा हकीम है जिसका मान सिंह ने दमन किया, तो उसका सहयोग राय सिंह ने भी किया। काबुल कंधार बलूचिस्तान इन सब में विद्रोह का दमन करते हुए और यहाँ पे पूर्ण रूप से शांति व्यवस्था स्थापित की गई। इस शांति व्यवस्था में विद्रोह के दमन में सफलता में राय सिंह ने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान किया था। नेक्स्ट है राय सिंह दक्षिण भारत में। राय सिंह ने दक्षिण भारत में भी शहजादा जो मुराद था उसकी मदद की 1593 ईस्वी में, 1596 ईस्वी में। मुराद का सहयोग 1593, फिर 1596 ईस्वी में उसकी मदद की गई। जो अहमदनगर की शासिका थी चांद बीबी, उसका दमन करने में भी राय सिंह ने अपना योगदान किया था। और यहाँ पे अंततः जो चांद बीबी थी अहमदनगर की शासिका, उसको आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किया और यहाँ पे अधिकार किया। इससे खुश होकर के 1593 ईस्वी में अकबर ने जूनागढ़ जो क्षेत्र था उसकी जागीर इस राय सिंह को प्रदान की गई। उसके बाद में जहांगीर और राय सिंह। जब अकबर की मृत्यु के बाद में जहांगीर शासक बना तो इस राय सिंह ने जहांगीर की भी मदद की 1612 ईस्वी तक, और इससे खुश होकर के जहांगीर ने इस राय सिंह का जो मनसब है वो 5000 तक बढ़ा दिया। तो ये था अंततः उसके बाद में राय सिंह की मृत्यु हो जाती है। ये था बीकानेर के शासक राय सिंह द्वारा ये अकबर और जहांगीर की सहयोग करना, अकबर और जहांगीर की मदद करना। नेक्स्ट है मारवाड़ का जसवंत सिंह, या मारवाड़ का जो शासक था राठौड़ जसवंत सिंह, उसके द्वारा मुगल सहयोग।
जसवंत सिंह द्वारा मुगल सहयोग, ये भी मारवाड़ का शासक, और इसने किस प्रकार से मुगलों का सहयोग किया। सबसे पहले हम इस शीर्षक में पढ़ेंगे कि उत्तर पश्चिम सीमा में मुगल सहयोग। उत्तर पश्चिम भारत में सहयोग। तो उत्तर पश्चिम में 1692 ईस्वी में ईरानी शासक के दमन में, और इसके अलावा जो यहाँ पे विद्रोह होते रहते हैं निरंतर, उनके विद्रोह के दमन में जसवंत सिंह ने अपना महत्वपूर्ण योगदान किया। नेक्स्ट है मध्य एशिया में योगदान, इसी से ही आगे बढ़ करके मध्य एशिया में योगदान। इसमें क्या होता है कि 1646 ईस्वी में जो यहाँ पे शाहजहां शासक था उसकी मदद की गई इसके द्वारा। और नेक्स्ट बल्ख, मध्य एशिया में काबुल कंधार बल्ख प्रदेश है, इस पर भी अधिकार किया जाता है। और इसमें क्या होता है कि जो शहजादे थे उनकी मदद की गई इससे जसवंत सिंह के द्वारा, और उससे खुश होकर के शाहजहां ने जसवंत सिंह को 6000 जात और सवार का मनसब प्रदान किया। ये जात और सवार एक तरह से मान लीजिए कि जो ये मुगल थे उस मुगल साम्राज्य में पद या श्रेणी होती थी। नेक्स्ट है धर्मत का युद्ध। धर्मत का युद्ध, और इस धर्मत के युद्ध में ये जो उत्तराधिकार का संघर्ष था, उस उत्तराधिकार के संघर्ष में शाहजहां ने इस जसवंत सिंह को अपने पुत्र शहजादे दारा शिकोह का सहयोग करने के लिए भेजा। दारा शिकोह की सेना का नेतृत्व किया, और दूसरी तरफ अंग्रेज वो औरंगजेब वो विद्रोही था औरंगजेब और मुराद के विरुद्ध, और अंततः इसमें जसवंत सिंह वो पराजित हो गया। फिर इसके बाद में है जसवंत सिंह दक्षिण भारत में। औरंगजेब शासक बना, और अंततः उसने ये आए मान लीजिए कि जसवंत सिंह और औरंगजेब में सुलह हो गई, और उस सुलह के उपरांत जसवंत सिंह ने इसे औरंगजेब ने जसवंत सिंह को गुजरात की सूबेदारी दी 1659 से लेकर के 1661 ईस्वी तक। और उस 2 साल की सूबेदारी के दौरान जसवंत सिंह ने गुजरात में शांति व्यवस्था और उचित प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की। उसके बाद में औरंगजेब ने जसवंत सिंह को दक्षिण भारत में नियुक्त किया। दक्षिण भारत में 1661-62 में ज्यादा सफलता मिली नहीं। 1666-67 में शिवाजी जो संधि की थी पुरंदर की संधि, उसमें भी जसवंत सिंह ने अपना योगदान किया शिवाजी को मुगल अधीनता स्वीकार कराने के लिए। एक बार तो तैयार कर लिया, और अंततः शिवाजी और उसके पुत्र संभाजी हैं वो मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए तैयार हुए, तो इससे जसवंत सिंह की प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है जसवंत सिंह काबुल कंधार में। 1673 से 78 ईस्वी के लगभग आफरीदी, खटक, अफगान ये विद्रोही थे, विद्रोह कर रहे थे निरंतर। तो अंततः औरंगजेब ने इनके दमन के लिए जसवंत सिंह को भेजा, और जसवंत सिंह ने वहीं लंबे समय तक रह करके इन विद्रोह का दमन किया। और इसके बाद वहीं पर ही जसवंत सिंह को अपने प्रिय पुत्र जगत सिंह की मृत्यु का समाचार मिलता है। जब वो एकमात्र इकलौता पुत्र था उसकी मृत्यु हो गई जवानी में, तो इससे जसवंत सिंह को अपने उत्तराधिकारी कौन होंगे इसके ऊपर उनको प्रश्नवाचक चिन्ह लगा, और उसी दुख में वो निरंतर कमजोर होता चला गया। बीमारियों ने जसवंत सिंह को घेर लिया, और अंततः 1678 ईस्वी में जमरूद अफगानिस्तान में ही जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है आमेर के राजा
सवाई जयसिंह द्वारा मुगल सहयोग। जयसिंह द्वारा मुगल सहयोग। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे इसका दक्षिणी अभियान 1701 ईस्वी में। और इस दक्षिणी अभियान के दौरान उसने मराठों के विरुद्ध सफलता प्राप्त की थी। नेक्स्ट है मालवा की सूबेदारी। और इसमें क्या होता है कि मालवा जो क्षेत्र था, पहले तो उसका नायब सूबेदार नियुक्त किया गया जयसिंह को, और उसके बाद में सूबेदार नियुक्त किया गया। और जब यहाँ पे मालवा में उसने उचित शासन व्यवस्था स्थापित कर ली, विद्रोह का दमन कर दिया, तो उससे खुश होकर के जो मुगल सम्राट था फर्रुखसियर, उसने इस सवाई जयसिंह को 7,000 का मनसब प्रदान किया। नेक्स्ट है जाटों का दमन। और इसमें क्या किया कि जाट जो थे विद्रोही होते जा रहे थे 1722 ईस्वी के लगभग, जिसमें जो विद्रोही जाट थे वो ये थे, चूड़ामन था, बदन सिंह था, मोकल था। इन्होंने निरंतर विद्रोह किया मुगलों के विरुद्ध, क्योंकि मुगल इस समय कमजोर हो चुके थे। तो अंततः सवाई जयसिंह को इनके दमन की जिम्मेदारी दी गई और इनका पूर्ण रूप से दमन किया सवाई जयसिंह ने। नेक्स्ट है मराठों के विरुद्ध अभियान। यहाँ पे मराठे थे वो भी विद्रोही होते जा रहे थे, और इन विद्रोह में इनका दमन करने के लिए इसका नियुक्ति की गई जयसिंह की। और इसने क्या किया 1774 ईस्वी में मुगलों से संधि की, क्योंकि जानता था कि मुगल कमजोर हो चुके हैं जयसिंह, और इन मराठों का पूर्ण रूप से दमन नहीं किया जा सकता है। तो अंततः सवाई जयसिंह ने बीच का रास्ता निकालते हुए अंततः ये जो मराठे थे उनसे संधि की, और उस संधि के उपरांत ये जो मुगल और मराठा सहयोग की नीति प्रारंभ होती है, मान लीजिए। और मराठों की सहायता से मुगल सम्राट बाद में, बहुत बाद में शासक में नियुक्त किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे मुगल प्रतिरोध। ये तो हमने सहयोग पढ़ा है। अब है मुगल प्रतिरोध, और ये मुगल प्रतिरोध है, उसमें दुर्गादास द्वारा मुगल प्रतिरोध। दुर्गादास द्वारा मुगल प्रतिरोध, और इसमें सबसे पहले है शिशु अजीत सिंह की रक्षा करना। शिशु अजीत सिंह की रक्षा करना, इसमें क्या होता है कि जो मारवाड़ के जब उत्तराधिकार का प्रश्न आता है, तो जब जसवंत सिंह की मृत्यु होती है तो उस समय उनकी 2 रानियां गर्भवती थी, और औरंगजेब इस मारवाड़ के ऊपर अपना अधिकार जमाना चाहता था। तो उसे क्या होता है कि अब अधिकार जमाना चाहता है, तो इस दुर्गादास ने अंततः क्या किया, उन रानियों को लाहौर की तरफ ले गया, क्योंकि यहाँ पे उन रानियों का रहना और पुत्रों को जन्म देना, ये मान लीजिए कि एक तरह से बहुत कठिन था, क्योंकि औरंगजेब उनकी हत्या करवा देता। तो वहां पे ले जाते हैं, और सौभाग्य से दोनों ही रानियों ने
पुत्रों को जन्म दिया और उसमें से एक पुत्र था अजीत सिंह, एक दूसरा पुत्र था दलदमन जिसकी तो मृत्यु हो गई। तो शिशु अजीत सिंह की सुरक्षा की और जब औरंगजेब ने भी आश्वासन दिया कि आप दिल्ली आ जाइए और आपकी पूर्ण सुरक्षा की जाएगी। दिल्ली पहुंच जाते हैं रानियों सहित अजीत सिंह, ये दुर्गादास, लेकिन उस समय औरंगजेब इनसे धोखा करता है और उन रानियों की हत्या करना चाहता है। तो उस समय वहां से निकलते हैं भेष बदल करके और अंततः संघर्ष करते हुए बसते बसाते हुए मारवाड़ पहुंच गए। यही है दूसरा पॉइंट, राठौड़ मुगल संघर्ष। ये संघर्ष था जिसमें शिशु अजीत सिंह की रक्षा करते हुए उसे मारवाड़ ले आया दुर्गादास। नेक्स्ट है दुर्गादास की कूटनीति। दुर्गादास की कूटनीति और अकबर का विद्रोह। इसमें क्या होता है कि जब इस दुर्गादास को पराजित करने के लिए औरंगजेब ने अपने पुत्र अकबर द्वितीय को भेजा। अकबर द्वितीय यहाँ पे आ जाता है अपनी सेना से, लेकिन यहाँ पे उस अकबर द्वितीय को बहला फुसला करके और अंततः इसके लिए राजी कर लिया जाता है कि क्यों ना तुम औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दो और हम आपकी मदद करेंगे। ऐसा राठौड़ों के द्वारा दुर्गादास के द्वारा आश्वासन मिलता है और अंततः उसमें शासक बनने की इच्छा जागृत होती है अकबर द्वितीय में और उसने औरंगजेब का विरोध करते हुए और अंततः अपने को या राठौड़ों ने राजपूतों ने अकबर द्वितीय को मुगल शासक घोषित कर दिया। और इसके बाद में हालांकि औरंगजेब ने इस विद्रोह का दमन कर दिया। नेक्स्ट है मारवाड़ मुगल संघर्ष। और ये संघर्ष में मारवाड़ और मुगलों के मध्य जो संघर्ष हुआ और अंततः जो दुर्गादास के नेतृत्व में यहाँ पे मारवाड़ के ऊपर अंग्रेजों इनका राजपूतों का अधिकार हो गया। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद या पहले भी अधिकांश मारवाड़ पर ये राठौड़ हैं दोबारा से दुर्गादास के नेतृत्व में अजीत सिंह के नेतृत्व में मारवाड़ पर अधिकार करने में सफल हो गए। तो ये था कि शिशु अजीत सिंह को शासक बनाने में, उसका साम्राज्य वापस लौटाने में दुर्गादास ने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। नेक्स्ट है प्रताप द्वारा मुगल प्रतिरोध। महाराणा प्रताप ने किस प्रकार से मुगलों से संघर्ष किया और इसमें यह है अकबर के समझौते प्रस्ताव। अकबर ने प्रताप से समझौता करने के लिए, अपनी अधीनता स्वीकार कराने के लिए 4 लोगों को यहाँ पे भेजा और वो 4 प्रतिनिधि थे। सबसे पहले जलाल खां, फिर उसके बाद में मानसिंह, फिर उसके बाद में भारमल, फिर उसके बाद में टोडरमल। लेकिन प्रत्येक प्रतिनिधिमंडल को प्रताप को अकबर की अधीनता स्वीकार करवाने में असफलता ही प्राप्त होती है। नेक्स्ट फिर हल्दी घाटी का युद्ध। और इस युद्ध में क्या होता है कि 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और मानसिंह की सेना के मध्य युद्ध होता है, मुगल राजपूत संघर्ष होता है और इस संघर्ष में अनिर्णित होता है, ये किसी की भी विजय नहीं होती। हालांकि प्रताप को युद्ध भूमि से निकलना पड़ता है और बहुत सारे क्षेत्र पर मानसिंह का अधिकार हो गया। नेक्स्ट है दिवेर का युद्ध। अकबर के चाचा सुल्तान खां और प्रताप के मध्य निरंतर यहाँ पे संघर्ष होता है, यानी कि प्रताप ने छापामार युद्ध पद्धति का प्रयोग किया और इन मुगलों के हाथ कभी नहीं आया। और अंततः 1585 ईस्वी के बाद
अकबर ने प्रताप को अपने अधीन करने के लिए जो अभियान थे, सैनिक अभियान थे, वो भेजना ही बंद कर दिया। और अंततः अंतिम जो पॉइंट है वो है प्रताप द्वारा अधिकांश मेवाड़ पर अधिकार स्थापित करना। इसमें क्या है कि ये जो महाराणा प्रताप थे, जब 1585 में अकबर ने अभियान भेजना समाप्त कर दिया, उसके बाद में महाराणा प्रताप ने क्या किया कि दोबारा से छापामार युद्ध पद्धति का प्रयोग करते हुए अपने पूरे मेवाड़ या अधिकांश मेवाड़ के ऊपर दोबारा से पुनर्स्थापना की। और सिर्फ 2 ही किले थे जिनके ऊपर वो अधिकार नहीं कर पाया, और वो 2 किले थे मांडलगढ़ का किला और चित्तौड़ का किला। और अंततः फिर दुर्भाग्य से प्रताप की 1597 में मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है महाराणा कुंभा द्वारा मुगल प्रतिरोध। हालांकि मुगल प्रतिरोध मान लीजिए या फिर कुंभा की उपलब्धियां, क्योंकि मुगलों का शासन उस समय स्थापित नहीं हुआ। और इसमें कौन कौन से जो उपलब्धियां हासिल की, इसमें पहले हम राजनीतिक जानते हैं। कुंभा की राजनीतिक उपलब्धियां, जिसमें पहली है चाचा एवं मेरा का दमन। इन दोनों ने क्या किया था कि कुंभा के पिता जो उदय सिंह थे उनकी हत्या कर दी, और अंततः उसका बदला लेते हुए चाचा और मेरा का दमन करते हुए महाराणा कुंभा ने दोबारा से इसके ऊपर अधिकार कर लिया, इनके क्षेत्रों के ऊपर। दूसरा है आबू सिरोही विजय, आबू एवं सिरोही विजय। यहां पर भी अभियान करते हुए और इसके ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित किया कुंभा ने। नेक्स्ट है पूर्वी प्रदेशों की विजय। इसमें आते हैं अलवर वाला क्षेत्र, भरतपुर वाला क्षेत्र, दौसा वाला क्षेत्र, लालसोट वाला क्षेत्र, इनके ऊपर भी अधिकार किया। और नेक्स्ट है मालवा एवं गुजरात से संघर्ष। कुंभा ने निरंतर जो भी संघर्ष होते थे मालवा से और गुजरात से संघर्ष जारी रहा, दोनों ही शासकों को पराजित करते हुए, और कुंभा ने दोनों के ऊपर ही अपना प्रभुत्व, गुजरात और मालवा के ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। ये तो थी कुंभा की राजनीतिक उपलब्धियां। अब हैं कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां। इसमें सबसे पहले है दुर्ग। कुंभा ने राजस्थान में सबसे अधिक 32 दुर्गों का निर्माण करवाया, और बहुत सारे दुर्ग हैं उनकी मरम्मत भी की। नेक्स्ट है मंदिर, और मंदिरों में कुंभ श्याम का मंदिर है, एकलिंग महात्म्य का मंदिर है, श्रृंगार गौरी का मंदिर है, इन मंदिरों की स्थापना की। नेक्स्ट इसका जो उदाहरण है सांस्कृतिक का वो है विजय स्तंभ। कुंभा ने मालवा के शासक महमूद खिलजी को पराजित करते हुए और फिर उस विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़ के किले में विजय स्तंभ की स्थापना की। और ये विजय स्तंभ 9 मंजिला है, नीचे से लेकर के ऊपर की चोटी तक पूर्ण रूप से अंदर और बाहर की तरफ मूर्तियां बनी हुई हैं। इस कारण से इसको मूर्ति कला का विश्वकोश भी कहा जाता है। और इसमें मुख्य रूप से देवताओं और पशु पक्षियों की मूर्तियां हैं। मुख्य द्वार के ऊपर विष्णु की मूर्ति है, इसके लिए उसको विष्णु ध्वज के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा उसने साहित्यकारों को भी संरक्षण दिया। साहित्यकारों को संरक्षण, विभिन्न प्रकार के जो मंडन था, नाथा था, गोविंद था और अन्य बहुत सारे साहित्यकार इसके दरबार में आश्रय प्राप्त करे थे और उनको राज्य की ओर से आश्रय मिलता था संपूर्ण। नेक्स्ट है महाराणा सांगा। सांगा द्वारा मुगल प्रतिरोध। और इसमें क्या होता है कि कुंभा के बाद में सांगा
और महाराणा सांगा तो बहुत शक्तिशाली शासक था। इसने सबसे पहले अजमेर एवं चाक्षु पर विजय, इसमें क्या होता है कि इसने अजमेर और चाक्षु पर विजय प्राप्त की। उसके बाद में है मालवा से संघर्ष, मालवा, और यहां पे क्या होता है कि मालवा से संघर्ष के दौरान इसने जो महमूद द्वितीय था उसको पराजित किया 1579 ईस्वी में, और इसको बंदी बना लिया और बंदी बना करके अपने तौर के किले में ले आया और अंततः फिर उसको आजाद कर दिया गया। नेक्स्ट है गुजरात से संघर्ष। कुंभा की तरह सांगा का भी गुजरात और मालवा से संघर्ष जारी था और गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह को पराजित करते हुए गुजरात पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। नेक्स्ट है खातौली का युद्ध। पंद्रह सौ 17 ईस्वी में खातौली के युद्ध में महाराणा सांगा ने सल्तनत काल या लोधी वंश के शासक इब्राहिम लोधी को पराजित किया। नेक्स्ट है खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में जो मुगल शासक बाबर से होता है, और उस युद्ध में अंततः बहुत अधिक वीरता का परिचय देते हुए सांगा है वो घायल हो गए और युद्धभूमि से उसको निकाल लिया गया और अंततः उस घायल अवस्था के कुछ दिनों बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। तो ये था महाराणा सांगा का उपलब्धियों भरा जीवन, किसने किस प्रकार से मुगलों से प्रतिरोध किया। और अगर ये खानवा के युद्ध में सांगा जीतता तो ये मान लीजिए कि भारत का इतिहास भी अलग होता। हो सकता है कि भारत को ये मुगलों का इतिहास नहीं पढ़ना पड़ता। और लास्ट टॉपिक है मीरा एवं दादू का। भक्ति आंदोलन में योगदान। और सबसे पहले मीरा है वो मेड़ता के शासक रतन सिंह की पुत्री थी और मीरा का तो राजस्थान में वैसे ही नाम प्रसिद्ध है। और सबसे पहले पॉइंट में हम पढ़ेंगे विवाह एवं गृह त्याग। महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ इसका विवाह होता है और अंततः भोजराज की मृत्यु के बाद में मीरा विधवा हो गई और विधवा होने के बाद इसने अपना पूरा जीवन जो कृष्ण है कृष्ण की भक्ति में लगा दिया। बस उसकी मूर्ति पूजा करती रहती है और उनको ही अपना आराध्य है और उनका कृष्ण को ही अपना पति मानती है। इसके बाद में है मीरा भक्ति की पराकाष्ठा। जब यहां पे उसे राजपूतों के द्वारा कटाक्षों का सामना किया गया या फिर उसकी आलोचना की गई तो उसके बाद में इसने क्या किया, मीरा ने पहले वृंदावन चली गई और वृंदावन जाकर के और वहीं पर ही अपनी आराध्य कृष्ण की भक्ति करने लगी। फिर वृंदावन से ये वापस द्वारिका जाती है और द्वारिका में जाकर के कृष्ण की मूर्ति में समा जाती है। तो पूरा जीवन मीरा का कृष्ण भक्ति में लीन रहा। कृष्ण भक्ति से संबंधित इसने दोहे भी लिखे जिसका आज भी हम अध्ययन करते हैं। और अंत में है दादू का भक्ति आंदोलन में योगदान। और इसने क्या किया था दादू ने, सबसे पहले तो हम दादू को पढ़ेंगे। एक संत के रूप में दादू अहमदाबाद में जन्मे और बाद में शांत बन गए और संत बनने के बाद में सांबर प्रदेश में आ जाते हैं। सांबर प्रदेश में नारायणा क्षेत्र है, वहां पर अपना जो केंद्र है वो बना लेते हैं। नेक्स्ट है उपदेश। दादू ने प्रजा को या मान लीजिए कि जनता को उपदेश भी दिए और उस उपदेशों में दादू दयाल की वाणी और दादू दयाल रा दूहा, यानी वाणी और दूहा से कबीर की दो वाणी होती है उस प्रकार से उस भाषा में उपदेश दिए।
और इसके बाद में इसका दार्शनिक पक्ष कौन सा था? ये निर्गुण ब्रह्म में विश्वास रखते थे, ईश्वर की साकार उपासना नहीं, मूर्ति पूजा के विरोधी थे कि ईश्वर वो निराकार होता है, उसका कोई आकार नहीं होता है, और इसके अलावा वो अजय है, अमर है, सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, ऐसी इनकी अवधारणा थी। माया जो होती है, इच्छा जो होती है, उसको ही दुखों का कारण इसने माना। नेक्स्ट है साधना पक्ष। ईश्वर की साधना करनी है, मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करना है, तीर्थ यात्रा नहीं करनी है, मंदिर में नहीं जाना है, मस्जिद में नहीं जाना है, माला नहीं पहननी है, तिलक नहीं लगाना है, बस मन में ईश्वर को रखना है, क्योंकि ये सब जो पाखंड है वो व्यर्थ है। नेक्स्ट है दादू पंथ। दादू ने एक पंथ की स्थापना की और उनके 52 शिष्य बने, जिनको 52 थाम्बों के नामों से जाना जाता है। और ये जो परंपरा थी, दादू की जो सिद्धांत थे, शिक्षाएं थी, उन सिद्धांतों का प्रसार उन्होंने मालवा क्षेत्र में, मध्य प्रदेश क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश क्षेत्र में, पंजाब क्षेत्र में, गुजरात क्षेत्र में और राजस्थान में इनकी शिक्षाओं का विस्तार किया। और इनके सिद्धांत कौन से थे? दादू पंथ। और इनके सिद्धांत आजीवन अविवाहित रहना है, विवाह नहीं करना है, बच्चा गोद लेना है, बस उसी को अपना शिष्य बनाना है, माला तिलक ये सब व्यर्थ हैं। और जब मृत्यु हो जाए तो उसका अंतिम संस्कार नहीं करना है, बल्कि उसको जंगल में छोड़ देना, उस शरीर को खाट पे रख करके, या वैसे ही जब पशु पक्षी उसको खा लेंगे, अपनी भूख को शांत कर लेंगे, उसके बाद में बची कुछ हड्डियों को वो जला दिया जाएगा। ये थी अंतिम संस्कार की पद्धति। दादू को भी ऐसे ही किया गया, मृत्यु के उपरांत पहाड़ी पर जंगल में छोड़ दिया जाता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जो हमने अध्ययन किया। अगले हम कालांश में इसके आगे जो सिलेबस है उसका हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।